मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। कानून के बारे में सब कुछ आपको पता है, काला कानून मसला क्या है। कोई भी कानून बनता है उसमें नीयत देखी जाती है, बन क्यों रहा है, कानून बना क्यों। हमारे पास कानून है, हत्या के इज़्ज़त का है, डेफेमेशन लॉ जिसको आप कहते हैं, बहुतान झूठ लगाने पे आपकी क्रिमिनल कोड के अंदर भी प्रोविजंस हैं। हर चीज़ का कानून मौजूद है, मसला था इम्प्लीमेंटेशन का। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती, डेफेमेशन लॉ को इम्प्लीमेंट करते, उसमें जो चीज़ें वो बढ़ाते। झूठ के नाम पे सच को रोका जा रहा है। और एक चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये सहाफ़ियों की जंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल मसला नहीं हम लड़ रहे, ये अवाम का हक है सच जानने का। तो बहुत से लोग समझते हैं शायद सहाफ़ी अपनी कोई जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है, ये आम आदमी की जंग है, वो समझे या ना समझे। इसलिए ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पहली बात है, ये कानून क्या, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बिल्कुल इन तमाम मसलों से डील करते हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, वो गवर्नमेंट ठीक करे। ये सिर्फ एक पावर ग्रैब है। और बाकी तो अब डिटेल में जितनी मर्जी आप बातें करेंगे, आपको समझ आ ही गई है कि क्या इसमें बदमाशी है, क्या प्लानिंग है। अपील भी जाएगी तो आईनी बेंच के पास जाएगी, वो भी इनके हाथ की बांधी है, बिल्कुल जो इनको चाहिए वही फैसले मिलेंगे। असल चीज़ है क्या नया कानून चाहिए, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सोच ही बददियानत सोच है, इसके हम खिलाफ हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है दो तीन चीज़ें अहम हैं। एक तो ये कि जो जिनके पास ताकत होती है, जो पावर में होते हैं, वो इस जोम में होते हैं कि उनकी मर्ज़ी चलेगी हर हाल में। और पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ये हो नहीं सकता। आप थोड़ी देर तो कर सकते हैं ताकत का इस्तेमाल और झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए, लेकिन ये एक कंटिन्यूस रियलिटी नहीं हो सकती। तो इसको जो कानून अभी आया है, जिसमें सब लोग कह चुके हैं, ना तो आपने किसी से बातचीत की, इसमें सबसे बड़ा जो नियत का इसमें फुकदान है, जो आपकी नियत बदनीयती असल में है, वो इसी पर मबनी है कि आपने किसी से बातचीत ही नहीं की, आपने स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की। और हमने सुना भी, कोई बता रहा था कि जी हुकूमत की तरफ से कह रहे हैं हमने कानून भेजा था, लेकिन जो मुसव्वदा किसी ने इस पर बात नहीं की, फीडबैक नहीं दिया। और ये भट्ट साहब अभी कह रहे थे कोई ऐसी मुशावरत की अटेम्प्ट ही नहीं थी। दूसरा मैं चाहूँगी ये ज़रूर हम बात करें, ये सियासी जमातें जो कहती हैं, ये पीटीआई कल ये करती थी जब हुकूमत में थी, और जो बाकी जमातें अब हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह, जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात और हक की बात और सच की बात, इन्होंने कैसे इस तरह के कानून पर दस्तखत कर दिया। ये जो कानून है बड़ी क्लियरली, इसमें आप मुल्जिम भी खुद ही ठहराएं, आप खुद ही तमाम केस भी करें, आप जज जूरी हैंगमैन खुद ही हैं। ये कानून नहीं, ये काला कानून है, ये ताकत का वो इस्तेमाल है जो कि हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अब अहम जो बात है वो ये है कि इस पर अब हमें हर सूरत पर मुत्तहद होकर आगे बढ़ना होगा, और PFUJ को अब कॉल देनी होगी, हिकमत अमली बनानी होगी। और आखिर में हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी इतनी बटी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहद हुई है। और भट्ट साहब, आपसे तवक्को है कि आप इसको सही तरीके से आगे लेके चलें। शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब। और मैं मुख्तसर सी बात करूँगी, तमाम मेरे जो सीनियर्स हैं और तमाम जो सहाफ़ी बरादरी के कायदीन हैं, बहुत ज़बरदस्त वो गुफ्तगू कर चुके हैं। आज़ादी सहाफ़ती बरादरी की, सहाफ़ियों की रेड लाइन है। और इस आज़ादी को, इस शख्सी आज़ादी को, इस शहरी आज़ादी को, इस आइनी और कानूनी आज़ादी को, और जो एक बुनियादी इंसानी हक़ है, इसे किसी सूरत ना तो पामाल होने दिया जाएगा और ना ही इसको ट्रैम्पल करने का कोई सोचे भी। अगर तो ये सोचा जा रहा है कि इस एक्ट को कानून बना दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सहाफ़ियों के पास आवाज़ और अपनी आज़ादी, जो कि उनकी रेड लाइन है, जिस पे वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दो पहलू हैं, पहले भी यहाँ पर तमाम लोग गुफ्तगू कर चुके कि ठीक है, सहाफ़त ज़िम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस ज़िम्मेदारी का सबसे बुनियादी और अहम पहलू शख्सी ज़िम्मेदारी है एक सहाफ़ी की। सबसे पहला फ़िल्टर उस सहाफ़ी का अपना खुद होना चाहिए। कवानीन पहले भी मौजूद हैं
ان قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور جہاں ہو رہی ہے وہ پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے۔ تو اس قانون کے ساتھ بھی آپ نے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو ایک بار پھر مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ہائبرڈ رجیم یا تو موجود ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا فیشزم ہے، اسے کسی صورت نہ تو آگے بڑھنے دیا جائے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ افضل بٹ صاحب، آصف بشیر چودھری صاحب، طارق ورک صاحب، انور رضا صاحب، یہ سب قائدین، ناصر زیدی صاحب موجود ہیں، ان سب کی قیادت میں، جس طرح نسیم زہرا صاحبہ نے بھی کہا کہ شکر ہے اس حکومت کا کہ صحافی برادری جو 2 خلیجوں میں بٹی ہوئی تھی اس کو ایک اس مدعے پہ اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ تو ہم سب آپ سب کے ساتھ ہیں، پی ایف یو جے کے ساتھ ہیں، آر آئی یو جے کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان اس وقت سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے، صحافی برادری، سول سوسائٹی۔ تو یہ حکومت کے ماتھے پہ ایک بہت بڑی کلنک ہے۔ دنیا بھر میں شخصی آزادیوں کو محفوظ بنانے کے لیے نہ صرف جد و جہد ہو رہی ہے بلکہ قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو ایمپاور کیا جا رہا ہے۔ آپ کی ملک میں 60-65%، 70% نوجوان آبادی ہے، آپ ان کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ نوجوان، آپ ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کی آواز گھونٹ رہے ہیں، اسی لیے ملک سے وہ نکل رہے ہیں، فرسٹریشن بڑھا رہے ہیں۔ یہ کسی صورت نہیں ہونے دیا جائے گا، اور صحافی برادری جو آزادی ہے، جو ریڈ لائن ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر صورت میں متحد رہے گی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بہت خوشی ہوئی مجھے سینئر لوگوں کو یہاں پہ دیکھ کے، کیونکہ ان کی موجودگی اس تحریک میں امپیکٹ ڈالے گی۔ مالک صاحب کھڑے ہیں اور میں نے ابھی نسیم زہرا صاحبہ کو بھی دیکھا۔ ان لوگوں کے آنے سے یہ جو ایک کرائسس پیدا ہوا ہے اس کے خلاف جو مزاحمت ہے اس میں شدت پیدا ہوگی، اور یہ ایک طویل جنگ ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے اس کو قانون بنایا گیا اور جیسے اس کو انفورس کیا گیا، یہ ایک مکمل پلان لگتا ہے کہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں ان کو سائلنس کرایا جائے۔ تو تمام لوگوں کو بڑی اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور اس میں وہ لوگ جن کی آوازیں زیادہ اہم ہیں، جو رات کو شام کو پروگرام کرتے ہیں چینلز پر، اگر ان کی شمولیت اس میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ اس میں آپ کو ہر طرح کا جو پریشر ہے وہ ڈالنا پڑے گا، ڈومیسٹک بھی، انٹرنیشنل بھی، ڈپلومیٹک بھی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان میں جو آزاد صحافت ہے ایکچولی اس کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں اس وقت حکمرانوں کے، وہ ان ممالک سے بہت زیادہ ہیں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہ اسی طرح کا ایک ماڈل یہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی ابرپٹلی انہوں نے نہیں کیا، ایک پلاننگ کے تحت یہ کیا ہے، تو اس کا مقابلہ بھی آپ کو ایک پلاننگ کے تحت کرنا پڑے گا۔ لیکن کل جو پرسوں جو مظاہرہ ہوا تھا بہت اچھا تھا۔ آج جو خوشی ہوئی وہ یہ کہ جو سینئر لوگ ہیں جن کی آوازیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی آمد سے ایسا لگا ہے کہ کنسنسس ہے کمیونٹی میں، اور آگے جا کے اگر سول سوسائٹی کو بھی ہم انوالو کریں تو انشاءاللہ یہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے گی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری آواز ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بشیر چودھری صاحب، افضل بٹ صاحب، دیگر سینئر صحافی اور لیڈران، بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ میرے خیال میں صرف 2 چیزوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ منافقین جو الیکشن کے وقت عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے کبھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ایک وہ منافقین جو ووٹ مانگنے کے لیے ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، اور ایک وہ بھی منافقین جو کہ اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے نام پہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے 2018 میں آئے، اور وہ منافقین جو 2024 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے۔ ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے افضل بٹ صاحب اور پریس کلب کے ہمارے جو معزز صدر ہیں، ان کو ہمیں ہار نہیں پہنانے چاہیے، ان کو استقبال نہیں کرنا چاہیے، ان کا پریس کلبوں میں، تمام پریس کلبوں میں داخلہ بند کرنا چاہیے، اور جب تک ہم ان کو اپنی اصل قوت نہیں دکھائیں گے یہ لوگ اپنی اوقات میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ میری ایک تجویز ہے۔
दूसरी बात ये कि इस मुल्क में अगर अवाम को किसी ने ज़ुबान दी है, वो वाहिद जो सियासतदान था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जिसने सहाफ़ियों को ज़ुबान दी, मज़दूरों को ज़ुबान दी, लेबर यूनियंस बनाई। वो किस लिए बनाई थी? आज वही ज़ुबान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी वारिस ईवान सदर में बैठ के वो ज़ुबान जो भुट्टो की दी हुई थी, वो ज़ुबान अवाम की गुद्दी से खींच रहा है और ऐसे काले कानून पे दस्तखत कर रहा है। मेरे ख्याल में इन लोगों को भी बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और इस काले कानून के हवाले से आखिर में मेरी ये एक तजवीज़ है कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता, हमें अपने असल दुश्मन का मालूम होना चाहिए। और वो डीप फेक न्यूज़ नहीं है, वो डीप फेक स्टेट है जो अपने आप को रियासत समझती है, वो रियासत है नहीं है, और वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और हम सहाफ़ियों को इस कानून के हवाले से इन गुलाम सियासतदानों के अलावा इस डीप फेक स्टेट को भी बेनकाब करना होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म आया है हमारी बस्ती में, किसी बासी से पूछे बगैर ये हुक्म आ गया कि आप खाना हमारी मर्ज़ी से खाएंगे, पानी हमारी मर्ज़ी से पिएंगे, कपड़े हमारी मर्ज़ी से बदलेंगे। और जुल्म ये है कि बस्ती के किसी भी बाशिंदे से पूछा ही नहीं गया कि तुम्हें भूख कब लगती है, तुम्हें प्यास कब लगती है। शिकवा किससे करे? वो जो किसी के सामने झुके हुए हैं उनसे। और वो समझते हैं कि जिस तरह हम झुके हैं, अब ये आईना दिखाने वालों को भी झुका लें। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मुजाहरे भी होंगे। बेशक आईनी बेंच है, फिर भी अदालतों में जाएंगे। और हुक्मरानों से शिकवा इसलिए नहीं कि इनके तो वज़रा कहते हैं कि हमें तो मुसवदा ही अभी मिला है, पता नहीं किधर से आया। तो वो ये मतीउल्लाह जान ने सही बात किया कि हमें वो जहाँ से मुसवदा आता है उस तरफ भी देखना चाहिए। बाकी कोई हमारे दरमियान तकसीम नहीं, हम इस इशू पे एक हैं। हम अपनी आज़ादियों पे कोई पाबंदियां कबूल नहीं करेंगे।